हेलो एवरीवन, आई एम यश। फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। और हमारे इस चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास के डिस्कशन में अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो यदि अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों की सीरीज एक साथ चलने वाली है। तो चलिए अब लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में होता है। तो इस आंदोलन की शुरुआत की यदि बात करें तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी और उनके 78 अनुयायी साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हैं और 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर वहां नमक कानून तोड़ते हैं, मतलब नमक बनाते हैं वहां जाकर। और इस दांडी मार्च को सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च के समान बताते हैं। तो नमक कानून तोड़ने के साथ ही यह आंदोलन शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि इसके कार्यक्रम कैसे थे। तो पहली चीज देखते हैं कि गांधी जी ने आंदोलन के लिए सबसे सही मुद्दा नमक को ही क्यों चुना। तो नमक का यूज हर इंसान करता है, इसलिए ये मुद्दा जन सामान्य से जुड़ा हुआ था और वर्ग समन्वय पर भी आधारित था, क्योंकि धनी हो या निर्धन, कृषक हो या मजदूर, शहरी हो या ग्रामीण, सभी नमक का यूज तो करते ही हैं। इसलिए नमक को मुद्दा बनाने से इस आंदोलन को एक व्यापकता मिली। और तो और इस जैसे मुद्दे को उठाकर कोई सांप्रदायिक तनाव भी नहीं फैलता तथा यह मुद्दा पूर्ण स्वराज की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि गांधी जी नमक पर लगे हुए कर को हटाकर ब्रिटिश एकाधिकार की समाप्ति की बात कर रहे थे। यहाँ अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न कार्यक्रम कैसे थे। तो गांधी जी ने सबसे अनुरोध किया था कि स्कूलों को त्यागें, वकील त्यागपत्र दें, सरकारी कर्मचारी पदों से त्यागपत्र दें, लोग चरखा चलाएं और सूत काटें, रैयतवाड़ी क्षेत्र में लगान रोको आंदोलन चलाएं तथा जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी रोको कार्यक्रम चलाएं, और जहां समुद्र ना हो तो वहां पर वन कानूनों का उल्लंघन करें। मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो आंदोलन था ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करने से संबंधित था। इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैसे सविनय अवज्ञा। सविनय मतलब अहिंसक रूप में और अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़कर हम उनके विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे इस समय। और साथ ही साथ यहाँ पर महिलाएं भी मदिरा की दुकानों के सामने धरने देकर इस आंदोलन में सहयोग कर रही थीं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस आंदोलन का सामाजिक आधार कितना व्यापक था। तो आंदोलन में किसानों और मजदूरों के साथ साथ महिलाएं तथा व्यवसायी वर्ग भी भूमिका निभा रहे थे तथा मध्य प्रांत, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में जनजातियों की भी भागीदारी रही। और छात्रों ने भी शिक्षण संस्थाओं को त्याग दिया था तथा मुसलमानों की भूमिका इसमें कम रही थी, क्योंकि मुस्लिम जो नेता थे उन्होंने मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी। तो इस तरह से विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला इस आंदोलन को। अब बात करते हैं कि आंदोलन का स्थगन कैसे हुआ। तो इसके बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि नवंबर 1930 का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें तो कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कांग्रेस की भागीदारी रहे वहाँ, इसीलिए उन्होंने गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। तो फिर आगे चलकर तेज बहादुर सप्रू और जायकर के प्रयासों से 5 मार्च 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस समझौते को सरोजनी नायडू दो महात्माओं का मिलन कहती हैं। और इस पैक्ट के अंतर्गत सरकार ने आंदोलनकारियों की कुछ मांगें स्वीकार कर ली थी। वे मांगें कुछ इस प्रकार से थीं कि हिंसक अपराधियों के अलावा सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, और समुद्र के आसपास रहने वालों को नमक बनाने की अनुमति दे दी गई थी तथा सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने वाले भारतीयों के प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ ऐसी मांगें भी थी गांधी जी की जो स्वीकार नहीं की गई थी, जिसमें से एक थी कि पुलिस ने जो दमनात्मक कार्यवाही की थी आंदोलनकारियों के विरुद्ध, उनकी जांच करने की मांग स्वीकार नहीं हुई थी अभी तक। तो इसी गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से जितनी भी मांगें स्वीकार हुई थी उनको देखते हुए यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अब इसका स्थगन तो हमने देख लिया, इसका सामाजिक आधार भी देख लिया। अब देख लेते हैं कि इस आंदोलन का प्रसार किस तरह से और कहाँ कहाँ हुआ था। तो इसे मैप के थ्रू देखते हैं। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार साउथ इंडिया से शुरू करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां तंजौर के समुद्र तट से राजगोपालाचारी अपनी यात्रा शुरू करते हैं त्रिचुनापल्ली से लेकर वेदरण्यम तक, और फिर केरल के मालाबार तट में कलप्पन ने यात्रा की थी कालीकट से पोयनूर तक। और फिर बात आती है आंध्र प्रदेश की, जहां पर शिविरम की स्थापना करके नमक सत्याग्रह का मुख्यालय बनाया गया था। अब बात करें बॉम्बे की, तो यहाँ के धरसना तट में सरोजनी नायडू द्वारा नमक आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, लेकिन इसका नेतृत्व अहिंसक होने पर भी पुलिस द्वारा इसका व्यापक दमन किया गया, जिसका आंखों देखा हाल अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में किया था। अब इस आंदोलन में व्यापारी वर्ग की भी भूमिका थी, जैसे यमुना लाल बजाज जैसे पूंजीपति जेल भी गए थे। अब आंदोलन का प्रसार नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असम में, जहां पर कनिंगम सर्कुलर आया था, जिसके तहत छात्रों और उनके पेरेंट्स को अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसका ही विरोध वहां के छात्र कर रहे थे असम में। और यदि बात करें नागा जनजाति की, तो वहां पर रानी गौंडिन्यू थी, जिन्होंने 13 वर्ष बाद झंडा उठाया था और 1932 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। और इनका जो पहले आंदोलन हुआ है उसकी बात हम जनजाति विद्रोह में देख चुके हैं, तो आप वो वाला लेक्चर एक बार और चेक कर लीजिएगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया में हुए ट्राइबल रिवोल्ट्स की हमने बहुत डिटेल में बात की थी। अब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हैं। तो सूरत में यदि इसकी बात करें, तो यहाँ बच्चों को तिरंगे की ड्रेस पहनाई गई थी, लड़कों को वानर सेना और लड़कियों को मंजरी सेना के माध्यम से आंदोलन में शामिल किया गया था, और गांवों में राष्ट्रीय संदेश को पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन का प्रयोग किया जा रहा था। अब आगे बात करते हैं पेशावर की, तो वहाँ थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। तो ये वहाँ लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे, और इन्होंने स्वयं सेवकों को खुदाई खिदमतगार भी कहा था। फिर जब आगे चलकर इनकी गिरफ्तारी होती है, तो आंदोलन हिंसक हो जाता है, और हिंसक होने से सरकार को मौका मिल जाता है और वो आंदोलन के दमन का आदेश दे देते हैं। लेकिन उसी समय चंदू सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में हिंदू सैनिक जो होते हैं वो मुसलमानों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं, और यहाँ पर हमें देखने मिलती है हिंदू मुस्लिमों में एकता। तो इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का हमारे डिस्कशन समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के बाद भारतीय राजनीति में प्रमुख घटनाएं किस तरह से हुई थीं। तो पहले देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और आगे चलकर कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन होता है, तो 29 मार्च 1931 में इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं वल्लभ भाई पटेल, और इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। और इसका रीज़न यह होता है कि लोगों का मानना था कि वे भगत सिंह की फांसी को रुकवा भी सकते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और कराची अधिवेशन के बाद बात करते हैं पूना पैक्ट की, जो 1932 में होता है। इसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने जब सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, और यह निर्णय कुछ इस प्रकार से था कि मुस्लिम, सिख, यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाएगा, आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों के लिए भी सांप्रदायिक मताधिकार होगा, तथा बॉम्बे प्रांत में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से कुछ स्थान मराठों के लिए आरक्षित होगा, तथा दलित जातियों को अल्पसंख्यक मानकर पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाएगी, और ये सारे प्रावधान अगले 20 वर्षों के लिए होंगे। तो ब्रिटेन के ये सारे प्रावधान भारतीयों को एक तरीके से विभिन्न वर्गों में, विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में और विभिन्न जातियों में बांटने के लिए लाए गए थे। तो ये बात कांग्रेस समझती थी, इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, और गांधी जी ने भी इस घोषणा को राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार कहा था। उनका मानना था कि यदि दलितों को पृथक समुदाय का दर्जा मिलता है, तो वे कभी इस अछूत की अवधारणा से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके अछूत होने की अवधारणा को स्थायित्व मिल जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने इस घोषणा का पुरजोर विरोध किया और वयस्क मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली पर बल दिया। इसी के तहत गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ करते हैं,
और मदन मोहन मालवीय तथा MC रजा के प्रयासों से गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता होता है। इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार से थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त की जाएगी, आरक्षण व्यवस्था रखी जाएगी, प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीटें दलितों को दी जाएंगी और केंद्रीय विधानमंडल में भी उन्हें आरक्षण मिलेगा तथा सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान थे पूना पैक्ट के, और इन्हीं प्रावधानों की वजह से ब्रिटिशर्स की जो मंशा थी फूट डालो राज करो की नीति की, उसे ख़त्म कर देते हैं गांधी जी और अंबेडकर जी मिलकर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दलित उद्धार के प्रति गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों के अलग अलग विचार किस तरह से थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंबेडकर जी का मानना था कि दलित वर्गों की आत्मा में सुधार होना चाहिए। अंबेडकर कहते थे कि मदिरा का त्याग करें, मांस भक्षण को छोड़ें, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और ऐसे सभी कार्यों को छोड़ दें जो उन्हें हीनता की भावना का शिकार बनाते हैं। अंबेडकर जी की मांग थी कि शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए दलितों का भी। वे इनको कानूनी अधिकार देने की बात करते थे ताकि ये लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकें। अंबेडकर जी का कहना था कि दलितों का उद्धार तभी होगा जब उनकी शिकायत निवारण के लिए कानून व्यवस्था होगी। ये राजनीतिक समानता कानूनी तरीके से प्राप्त करने पर बल देते थे और साथ ही वर्ण व्यवस्था की समाप्ति की भी बात करते थे। अब बात करते हैं गांधी जी के दलितों के प्रति क्या विचार थे। तो इनका मानना था कि सवर्ण हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के द्वारा ही दलितों का उद्धार किया जा सकता है। जैसे सवर्णों के साथ ही दलितों को भी मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, अस्पृश्यता का अंत किया जाए और इसी के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक दशा की उन्नति भी होगी। इसी के तहत गांधी जी ने जेल में ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। जनवरी 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की और आगे चलकर जुलाई 1934 तक ये 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। तो कुछ इस तरह से थे गांधी जी और अंबेडकर जी के विचार दलितों के उद्धार के प्रति। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम द्वितीय विश्व युद्ध और उससे संबंधित भारत की विभिन्न परिस्थितियां और विभिन्न बदलावों की बात करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।